ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बेगम एजाज रसूल। बेगम रसूल का जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था। उनका मूल नाम कदसिया बेगम था। उनके पिता सर जुल्फिकार पंजाब में मलेरकोटला रियासत के शासक परिवार से संबंध रखते थे। उनकी मां महमूदा सुल्तान लोहारू के नवाब अलाउद्दीन अहमद खान की बेटी थी। कुदसिया का विवाह 1929 में नवाब एजाज रसूल से हुआ, जिसके बाद से उन्हें बेगम एजाज रसूल के नाम से जाना जाने लगा। प्रमुख तथ्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बेगम एजाज रसूल और उनका परिवार मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और इस तरह उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत की। वर्ष 1937 में चुनाव में उन्होंने गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक संयुक्त प्रांत यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने 1937 से 1940 तक परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने संविधान सभा को मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गईं। इस पद पर पहुंचने वाली वो भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उसके सामने कई चुनौतियां थीं। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी बड़ी चुनौतियां थीं, क्योंकि धार्मिक आधार पर हुए बंटवारे ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा ज्वलंत बना दिया था। संविधान सभा इस बात को लेकर पूरी तरह सजग थी कि हर व्यक्ति की धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की अनदेखी न हो। इसीलिए इन मुद्दों पर पर्याप्त तार्किक चर्चा हुई और इस चर्चा की शुरुआत की बेगम एजाज रसूल ने। वे संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थीं। मसौदा समिति की एक सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित चर्चा के दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होने के विचार का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रस्तावित आरक्षण का भी विरोध किया और इसके बदले उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए न्याय एवं समान अधिकार की गारंटी की मांग की। अल्पसंख्यक अधिकारों के अलावा बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में बहस के दौरान राष्ट्रीय भाषा, भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ, आरक्षण और संपत्ति अधिकार को लेकर भी अपने मत रखे। उनका मानना था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी देवनागरी भाषा सीखनी चाहिए। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ पर विश्वास जताते हुए साम्यवादी विचारधारा को नकारने की बात कही थी। कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये सुझाव बेगम एजाज रसूल ने ही दिया था। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति में 3 महिला सदस्य शामिल थीं, जिसमें से एक बेगम एजाज रसूल भी थीं। उन्होंने 20 वर्ष तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला और एशियाई महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष भी रहीं। खुद एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का पुरजोर समर्थन किया। पृष्ठ 70। वर्ष 1952 में वो उत्तर प्रदेश की शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी गईं। 1954 में उन्हें एक साथ 2 सदन का सदस्य होने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा और 1969 से 1989 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रहीं। 1969 से 1971 के बीच वो समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री थीं। सामाजिक कामों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेगम रसूल लेखन कार्य में भी गहरी रुचि रखती थीं। उन्होंने पर्दा टू पार्लियामेंट अ मुस्लिम विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 वीक्स इन जापान नाम से एक और पुस्तक भी लिखी थी। साथ ही उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी योगदान किया। 1 अगस्त 2001 को 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर, ब्रिटिश भारत अब बांग्लादेश में हुआ था। कादम्बिनी के पिताजी का नाम बृज किशोर बासु था। भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्तंभ रही कादम्बिनी गांगुली का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक क्षेत्र में योगदान असाधारण है। प्रमुख तथ्य। 1883 में गांगुली और उनके साथी चंद्रमुखी बसुएन भारतीय इतिहास में स्नातक करने वाली पहली महिला बनी।
शुरुआती असफलताओं के बाद आखिरकार उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। वर्ष 1886 में उन्होंने एक बार फिर इतिहास बनाया और भारत में शिक्षित डॉक्टर बनने वाली पहली महिला बन गईं। ब्रिटेन में काम और अध्ययन करते हुए उन्होंने स्त्री रोग में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने ग्लासगो और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों से भी चिकित्सा की उच्च डिग्रियां प्राप्त कीं। यूनाइटेड किंगडम में काम करने और अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्त्री रोग में विशेषज्ञता के साथ 3 अतिरिक्त डॉक्टरेट प्रमाण पत्र प्राप्त किए और 1890 के दशक में अपने निजी प्रैक्टिस के लिए भारत लौट आईं। वो पहली दक्षिण एशियाई महिला थीं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाषण देने का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति देखकर इन्हें काफी धक्का लगा। इन्होंने उन महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम किया। कादम्बिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से बहुत प्रभावित थीं। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र की रचनाओं से ही जागृत हुई थी। ब्रह्म समाज के नेता द्वारकानाथ गंगोपाध्याय से कादम्बिनी का विवाह हुआ था। द्वारकानाथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पहले से ही प्रयत्नशील थे। कादम्बिनी इस क्षेत्र में भी उनकी सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने बालिकाओं के विद्यालय में गृह उद्योग स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा दिया। 3 अक्टूबर 1923 को कलकत्ता में कादम्बिनी गांगुली की मृत्यु हो गई। गांगुली के जीवन पर आधारित 2020 की प्रोथोमा कादम्बिनी बायोग्राफी टेलीविजन सीरीज ने एक नई पीढ़ी को उनकी प्रेरणादायक विरासत को फिर से जीवंत कर दिया। गुरु हर राय। प्रमुख तथ्य। सिखों के 7वें गुरु हर राय जी का जन्म 5 फरवरी 1630 को पंजाब के कीरतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबा गुरदित्ता जी और माता का नाम निहाल कौर था। ये सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब जी के पोते थे। गुरु हरगोविंद जी ने अपनी मृत्यु से पहले हर राय जी को सप्तम नानक यानी 7वें गुरु के रूप में घोषित कर दिया था। गुरु हर राय एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने और मिशनरी के काम करने में समर्पित कर दिया। हालांकि इनके ऊपर औरंगजेब का आरोप था कि इन्होंने औरंगजेब के विरोधी भाई दारा शिकोह की मदद की है। अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर सफाई देने के लिए गुरु हर राय ने अपने बेटे को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। कहा जाता है कि इन्होंने कीरतपुर में एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाइयों का अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। एक बार दारा शिकोह के किसी अनजानी बीमारी से ग्रस्त होने पर उसका इलाज यहीं किया गया था। वे एक आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। व्यक्तिगत जीवन में वे अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को अहम मानते थे, लेकिन इन्होंने अपने दादा गुरु हरगोविंद साहिब जी के सिख योद्धाओं के दल को पुनर्गठित किया था। किसी भी युद्ध के दौरान सिख योद्धाओं द्वारा बहादुरी का प्रदर्शन करने पर गुरु हर राय साहिब जी उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। गुरु हर राय साहिब ने लाहौर, सियालकोट, पठानकोट, सांबा, रामगढ़ और जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में प्रवास भी किया और इस दौरान उन्होंने 360 मंजियों की स्थापना की। मंजी एक तरह का तख्त होता है जहां दिन में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। 6 अक्टूबर 1661 को इनका निधन हो गया। हर्षवर्धन। हर्ष का जन्म थानेसर वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य के गुंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ने उन्हें मार डाला। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। प्रमुख तथ्य। 7वीं सदी के प्रारंभ होने पर हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु होने पर थानेश्वर व कन्नौज की राजगद्दी संभाली। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे।
जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। पृष्ठ 71। 612 ईस्वी तक उत्तर में अपना साम्राज्य सुदृढ़ कर लिया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं बल्लभीपुर तक कर लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। 620 ईस्वी में हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। एहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता व राजनयिक संबंध बनाने की योग्यता जग जाहिर है। उसने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए व अपने राजदूत वहां भेजे, जिन्होंने चीनी राजाओं के साथ विचारों का आदान प्रदान किया तथा एक दूसरे के संबंध में अपनी जानकारी का विकास किया। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नामक नाटकों की भी रचना की। कादंबरी के रचयिता कवि बाणभट्ट उनके यानी हर्षवर्धन के मित्रों में से एक थे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री वेनसांग, जो उसके शासनकाल में भारत आया था, ने हर्षवर्धन के शासन के समय सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का सजीव वर्णन किया है व हर्षवर्धन की प्रशंसा की है। हर्षकाल के प्रमुख कर भाग हिरण्य तथा बलि थे। उद्रंग व उपरिकर का भी उल्लेख है। बांसखेड़ा व मधुवन अभिलेख में उसे परम सौगात कहा गया है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र, नालंदा व सोनीपत से प्राप्त मोहरों में उसे परम माहेश्वर कहा गया है। सम्राट हर्ष के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कन्नौज की परिषद है। कन्नौज की धर्म परिषद हर्ष के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन तमाम भ्रांतियों का निराकरण था जो उस समय विविध धर्मावलंबियों के समक्ष समस्या उत्पन्न कर रही थी। हर्ष 5वें वर्ष प्रयाग में एक दान वितरण समारोह का आयोजन करता था। इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी, लोकपाल प्रांतीय शासक। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत एक बार फिर केंद्रीय सर्वोच्च शक्ति से वंचित हो गया। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप या नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे। प्रमुख तथ्य: इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी तथा जाति पाति व ऊंच नीच की भावना से दूर रहने की शिक्षा दी। इन सब के अलावा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया। चैतन्य के बारे में जानकारी वृंदावन दास द्वारा रचित चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ से मिलती है। गौर वर्ण का होने के कारण इन्हें गौरांग, गौरहरि आदि नामों से भी जाना जाता है। चैतन्य अपनी मां का बहुत मान करते थे। माता की आज्ञा और आग्रह से उन्होंने पंडित सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया से विवाह कर लिया। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उनके दार्शनिक सिद्धांत वेदांत की अद्वैतवाद की ही शाखाएं थीं। चैतन्य ने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे वृंदावन भी गए, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। उनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में रहे और वहीं इनका देहावसान हुआ।
चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना तथा इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। चैतन्य के प्रमुख शिष्य हरिदास थे। पृष्ठ 72।